Hello बच्चों, let this question. Two blocks A and B of mass m and 2m are connected together by the light spring of stiffness is K. The system is lying on a smooth horizontal surface with the block A in contact with a fixed vertical wall as shown in the figure. The block B is pressed towards the wall by the distance x0 and release. There is no friction anywhere. The spring is take time delta t to acquire its natural length. Then find the average force on the block A by the wall is. आइए बेटा, हमें एवरेज फोर्स पूछा गया कि ब्लॉक के द्वारा एवरेज फोर्स कितना लगेगा। ये वर्टिकल वॉल है और ये आपके पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है बेटा। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है दिस इज द वर्टिकल वॉल और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है बेटा। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक का नाम ए है जिसका मास एम है। इससे एक स्प्रिंग कनेक्टेड है बेटा। और यहाँ पे एक ब्लॉक बी रखा हुआ है जिसका मास यहाँ पे 2m है बेटा। स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है। हम क्या कर रहे हैं कि ये सबको सिस्टम भी रेस्ट पर था, नेचुरल लेंथ पे थी। हमने इस ब्लॉक के द्वारा बी के द्वारा स्प्रिंग को कंप्रेस करा। और कितना कंप्रेस करा बेटा, एक्स नॉट डिस्टेंस तक हमने इसको कंप्रेस करा। देखिए एक्स नॉट डिस्टेंस तक के लिए बोला जा रहा है, कंप्रेस कर दिया। तो आपने जब स्प्रिंग को कंप्रेस करा होगा तो स्प्रिंग में कंप्रेस करते ही इसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, इसे बोलते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है, अगर मैं बात करूं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, वो हमेशा होती है 1/2 के एक्स स्क्वायर बेटा। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गई 1/2 के स्टिफ कांस्टेंट है, स्टिफनेस है स्प्रिंग का, और एक्स नॉट स्क्वायर। अब जैसे ही आप इसको यहाँ से t बराबर 0 पर रिलीज करोगे, आप जैसे ही यहाँ पे इसको जैसे यहाँ से रिलीज करोगे तो रिलीज करते तुरंत इसको एक जर्क मिलेगा, एक वेलोसिटी मिलेगी 2m मास को, जिसकी वजह से ये v वेलोसिटी से मूव करेगा बेटा। यहाँ पे जैसे आप इसको रिलीज करते हैं तो यहाँ पे 2m मास को जो वेलोसिटी मिलेगी वो वेलोसिटी कितनी होगी वो आप कैलकुलेट कर सकते हो अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन से। अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन से ये एनर्जी कंजर्वेशन ये कहता है कि यहाँ पे जो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हुई है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, वो आपके पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर है, और जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई होगी वो हुई होगी 1/2 2m इंटू वी का स्क्वायर हुई होगी। तो आप सॉल्व करेंगे 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर वी स्क्वायर आप क्या लिख पाएंगे, के एक्स नॉट का स्क्वायर अपॉन 2m यहाँ पर आप लिख पाएंगे बेटा। ये आपके पास वेलोसिटी हो जाती है। तो इस वेलोसिटी को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वेलोसिटी कितनी हो गई है, वी अंडर रूट एक्स नॉट बाहर आ गया है, अंडर रूट के बाई 2m हो जाती है बेटा। ये 2m मास वाले ब्लॉक की वेलोसिटी हो जाती है बेटा, एक्स नॉट अंडर रूट के बाई 2m हो जाती है बेटा। तो यहाँ पे जो 2m मास का ब्लॉक था, यहाँ पे दो ब्लॉक्स थे, ये वर्टिकल पोजिशन थी और ये हॉरिजॉन्टल पोजिशन थी बेटा। और यहाँ पे दो ब्लॉक थे, यहाँ पर ब्लॉक ए था, ये ब्लॉक ए था जिसका मास m था। स्प्रिंग ऑलरेडी आपके एक्स नॉट कंप्रेस्ड है। ये दूसरा ब्लॉक था जिसका मास 2m मास था और ब्लॉक बी था बेटा। और हमने यहाँ पर क्या देखा, जो ब्लॉक बी है और ये स्प्रिंग है हमारी, ये स्प्रिंग ऑलरेडी कितना कंप्रेस्ड है, एक्स नॉट कंप्रेस्ड है। और इसके बाद इस पर इंस्टेंटली t बराबर 0 पर जो वेलोसिटी मिली है वो v वेलोसिटी मिली है बेटा, एक्स नॉट अंडर रूट के बाई 2m इसको मिल गई है बेटा। अब ये जब ये मूव करेगा तो बेटा अब ये पूरा सिस्टम देखिए, इसका जो mg है इसके नॉर्मल से बैलेंस है, इसका mg नॉर्मल से बैलेंस है, बट इधर की तरफ से एक फोर्स लग रहा होगा, इस पे फोर्स लगेगा F बेटा। वो तो बेटा ये पूरा सिस्टम जो है, जब ये पूरा सिस्टम अचानक से मूव कर देगा, सडनली मूव कर देगा, तो जो सेंटर ऑफ मास आपका था, जो इसका सिस्टम का सेंटर ऑफ मास था कहीं पर भी होगा, तो पहले इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी थी, 0 थी। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूँ सेंटर ऑफ मास की, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी थी बेटा, 0 थी। वो रेस्ट कंडीशन पे था क्योंकि सिस्टम रेस्ट पर था। सडनली से स्प्रिंग को कंप्रेस करा, उसको रिलीज करा, तो 2m मास के मूव करने से सेंटर ऑफ मास भी यहाँ से डिस्टर्ब हो गया, सेंटर ऑफ मास की भी कोई वेलोसिटी हो गई बेटा। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो बेटा इस m1u1 प्लस m2u2 अपन m1 प्लस m2 हम फॉर्मूला लगाएंगे कि m1u1 प्लस m2u2 अपन m1 प्लस m2 वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगी ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो m1 मास u1 वेलोसिटी इसकी 0 है, इसका m1 माना तो वेलोसिटी इसकी 0 है। यहाँ पे 2m मास हो गया और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी मिली, एक्स नॉट अंडर रूट के बाई 2m इसको मिल जाती है बेटा। टोटल मास m प्लस 2m बेटा, तो फाइनली यहाँ पे 3m हो जाता है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास जो है फाइनल कंडीशन, मतलब जैसे आपने उसको छोड़ा उस कंडीशन में हम देखते हैं, तो यहाँ पे एक्स नॉट हो गया, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 2m बन जाएगा, और नीचे जो है 2m प्लस m मिलकर के कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाती है बेटा। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास भी हमने कैलकुलेट कर ली, एक्स नॉट अपॉन 3m अंडर रूट 2m हो जाती है, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास भी कितनी है, 0 हो जाती है बेटा। तो अगर मैं चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करूँ, जो फोर्स होता है फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है बेटा, न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है कि जो फोर्स होता है वो हमेशा क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टोटल मास, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, m इंटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा, ठीक है। यहाँ पे मास आ जाएगा, बट यहाँ पे मास कौन सा आएगा, टोटल मास आएगा। अब ये पूरा सिस्टम बन चुका, पूरा सिस्टम सेंट्रल मास से मूव करना है, तो पूरे सिस्टम का यहाँ पे जो मास लिया जाएगा वो यहाँ पे पूरे सिस्टम का जो मास हो जाता है वो मास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3m मास हो जाता है बेटा।
मास कितना हो गया, टोटल मास यहाँ पे मैं 3m लिखूंगा, ये टोटल मास है, टोटल मास 3m हो गया। चेंज इन वेलोसिटी बेटा, तो फाइनल वेलोसिटी ये रही और ये इनिशियल वेलोसिटी रही। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी लिखते हो तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होने वाली है, सेंटर मास की फाइनल वेलोसिटी होने वाली है और सेंटर मास की इनिशियल वेलोसिटी होने वाली है। ये आपके पास चेंज इन वेलोसिटी होने वाला है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, x0 अपॉन 3m अंडर रूट 2m हो जाता है बेटा, और डिवाइड बाई टोटल टाइम इंटरवल आ जाएगा, डेल्टा टी टाइम इंटरवल आ जाता है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे हम देखेंगे कि 3m से 3m आपका कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो एवरेज फोर्स है, जो एवरेज फोर्स है आपका वो कितना आ गया, x0 अपॉन डेल्टा टी आ गया, x0 अपॉन डेल्टा टी आ गया, अंडर रूट 2m आ जाता है। ये आपके पास एवरेज फोर्स आ जाता है बेटा, x0 अपॉन डेल्टा टी अंडर रूट 2m हमारे पास यहाँ पे एवरेज फोर्स आ गया बेटा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, x0 अपॉन डेल्टा टी अंडर रूट 2m बेटा। मतलब हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। तो हमने इसको कैसे किया आपको समझ में आया होगा। पहले हमने एनर्जी कंजर्वेशन से वेलोसिटी कैलकुलेट करी, फिर हमने देखा कि जब जब ये ब्लॉक मूव करेगा t बराबर 0 पर, तो हमारा पूरा सिस्टम का सेंटर मास भी मूव कर जाएगा, क्योंकि पहले सेंटर मास का वेलोसिटी 0 था। इंस्टेंटली t बराबर 0 पर वेलोसिटी और सेंटर मास आई होगी फाइनल वेलोसिटी कुछ टाइम बाद, तो वो वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करी। तो चेंज वेलोसिटी हमको पता है फाइनल माइनस इनिशियल होती है, तो वो इसी के बराबर होने वाली है, वो आपकी x0 बाई 3m अंडर रूट 2m के ही बराबर होगी। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया न्यूटन सेकंड लॉ से, फोर्स इक्वल टू डायरेक्ट चेंज ऑफ मोमेंटम, सारी वैल्यू को हमने पुट कर दिया, हमने आंसर कैलकुलेट किया, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।